हमारा मौजू उर्दू की क्लासिकी शायरी का एक अजीब व गरीब और मुनफरिद किरदार सिराज औरंगाबादी। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये दक्कनी रिवायत के शायर हैं, लेकिन दक्कनी रिवायत के शायर होने के बावजूद सिराज वो शायर है जिसने उर्दू को एक पूरी तवाना गज़ल दी। सिराज की गज़ल 18वीं सदी के इब्तदाई ज़माने में हैरान कुन हद तक जदीद, हैरान कुन हद तक मुनफरिद और हैरान कुन हद तक नुदरत आमेज़ है। जैसा कि उर्दू का अमूमी मिजाज है कि इसमें एक से ज़्यादा आरा का मौजूद होना और वो भी ऐसी मालूमात में जो कतई होनी चाहिए आम पाया जाता है। सिराज के मामले में भी ऐसा है। डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी अपनी तारीख में सिराज का ज़माना वफ़ात 1667 लिखते हैं और उनके यहाँ सिराज पर कोई ख़ास तफसीली मालूमात भी नहीं है। डॉक्टर सलीम अख्तर और डॉक्टर अनवर सदीद ने भी सिराज को इस काबिल नहीं समझा कि उस पर कोई तफसीली तज़किरा करते। डॉक्टर जमील जालमी ने सिराज को बहुत तफसील से देखा है और जमील जालमी का ख्याल है कि सिराज औरंगाबादी का ज़माना 1715 से 1763 का है। ये भी एक बहस तलब मौजू है। बाज़ मज़ामीन में हमें जिसकी तफसील का ये महल नहीं, सिराज का साल पैदाइश 1707 भी मिलता है और साल वफात 1773 भी मिलता है। लेकिन इस नाबगा रोज़गार शायर ने उर्दू गज़ल का पूरा ढांचा मुरतब कर दिया 18वीं सदी में। ये कहना कि वली उर्दू का बाबा आदम है दुरुस्त है, लेकिन वली से भी जिस शायर के यहाँ ज़बान ज़्यादा साफ है, जज्बात ज़्यादा बरंगेख्ता और वाज़ेह हैं, तमसाल ज़्यादा साफ और पुर असर हैं और शेरी जो तजर्बा है वो शेरी कमाल के साथ बयान हुआ है, वो सिराज औरंगाबादी है। सिराज औरंगाबादी का पहला शेरी कुलियात जब छपा उस वक्त सिराज की उम्र महज 24 बरस थी। डॉक्टर जमील जालबी का ख्याल है कि ये 1740 के इर्द गिर्द छपा और इसमें जो शायरी शामिल थी वो शायर के 5 से 7 सालों की जो तख्लीकी मश्क है उसका हासिल थी। इसमें गज़लें हैं, मस्तवियाँ हैं, रुबाइयात हैं और कई तरह का जो शेरी मतन है वह मौजूद है और ये सारे का सारा रोमानवी है। सिर्फ 24 साल की उम्र में सिराज ने रिवायती शायरी तर्क करके सूफियाना शायरी की तरफ तवज्जो दी और फिर हमें वहाँ पर एक बिल्कुल नए किस्म का सिराज मिलता है जिससे बाद के आने वाले सूफिया ने अपने रहबर के तौर पर तस्लीम किया। लेकिन जो ये 24 साल की उम्र की शायरी है इसका गालिब हिस्सा रुमान की कैफियत, इनके बरमला बयान पर मुश्तमिल है। सिराज बड़ी वजाहत के साथ जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और जो हम अपने तालिब इल्मों को आम तौर पर शुमाली हिंद की रिवायत पढ़ाते हुए जदीद गज़ल के आगाज़ में हसरत मुआनी का इसलिए हवाला देते हैं कि हसरत के यहाँ हमें पहली दफ़ा गोश्त पोस्त का इंसान मिलता है, तो हम शायद किसी तारीखी गलतफहमी का शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि सिराज औरंगाबादी के यहाँ वो गोश्त पोस्त का इंसान, वो वजूद जिससे वो इश्क करता है, हसरत मुआनी से बहुत पहले है और एक मुकम्मल इंसान जिसकी एक एक जो जिस्मानी आज़ा हैं उसको शायर कमाल खूबी के साथ बयान करता है। ये ऐसी शायरी है जिसका रंग सुखन बिल्कुल मुख्तलिफ बन जाता है और आज भी एक अलग तर्ज है सिराज की जिसे कोई दूसरा नहीं पा सका। अगर हम मुख्तसरन या एक जुमले में सिराज के शेरी मौजू को बयान करें तो वो खालिस मजाजी इश्क का शायर है जो अपने महबूब के बदन तक सराहत चाहता है और उसको अपने लिए तलज़्ज़ुज़ का सामान बनाना चाहता है। जब यही बातें हम जदीद के साथ मंसूब करते हैं तो यही वो गलतफहमी है जो जदीद मबाइस को समझने में दर आती है। दर हकीकत सिराज औरंगाबादी जदीद शायर की बजाय मुनफरिद शायर हैं जिनके यहाँ पूरी रिवायत का निचोड़ और इनफरादियत जिद्दत के मानों में है, नई तर्ज के मानों में है। वो अपनी मुआसिर हसीयात को बिल्कुल नए तर्ज तख्लीक के साथ बयान करता है और उसकी जो मुद्दा है शायरी का वो महज अपने पैगाम को अपने महबूब तक पहुंचाना है। लेकिन उसके शेरों की ज़बान इस कदर साफ है कि आज भी आपको ये महसूस होगा कि ये कोई 20वीं सदी के शायर की ज़बान है। शेर देखिए, ए जाने सराज
اے جانے سراج ایک غزل درد کی سن جا، اے جانے سراج ایک غزل درد کی سن جا، مجموعہ احوال ہے دیوان ہمارا۔ اب میر کا شعر یاد رکھیے گا، مجموعہ احوال ہے دیوان ہمارا، میں وقت پا کے اس کو سناؤں گا یہ غزل، میں وقت پا کے اس کو سناؤں گا یہ غزل، درد دل سراج مگر کچھ اثر کرے، اے سراج اب شیر تیرا یار کو آیا پسند، اے سراج اب شیر تیرا یار کو آیا پسند، کیا بلا کچھ سار ہے مانی نگاری میں تیری، اثر ہے درد جگر کا میرے سخن میں سراج، اثر ہے درد جگر کا میرے سخن میں سراج، عجب نہیں ہے اگر ہوئے یار کو مرغوب۔ ہم ایک وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم نے سراج اورنگ آبادی پر اپنی گفتگو کی تیاری کے سلسلے میں کچھ کلاسیکی کتب کے علاوہ اور نکات الشعراء کے اردو ترجمے کے علاوہ جالبی صاحب کا جو تاریخ ادب اردو اول ہے ان کی اس کو بالخصوص مطالعے میں رکھا، اور ان شعروں کا انتخاب بھی انہی کتب سے کیا گیا ہے، کیونکہ جیسے پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ سراج کو کسی دوسرے محقق نے اس تفصیل اور وضاحت کے ساتھ نہیں لکھا جس تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جالبی صاحب نے لکھا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو یہ شعر کچھ میں نے مثالوں کے شعر سنایا ہے کہ ان میں ایک جیتا جاگتا محبوب ہے، اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ صاف بتا رہی ہیں کہ وہ ایک عورت کا سراپا ہے جس سے سراج اپنا درد دل کہنا چاہتا ہے، جس تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، وہ اس کے عشق میں جل جانا چاہتا ہے، وہ اس سے براہ راست ابلاغ کا خواہش مند ہے، وہ اس تک اپنی رسائی چاہتا ہے، اور وہ جو غالب نے کہا تھا کہ میں نے خط کو مکالمہ بنا دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ غالب سے بھی کوئی 100 برس پہلے سراج اورنگ آبادی جو غزل ہے اسے مکالمہ بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اس سے اپنے فراق کا درد بیان کرتے ہیں، اس سے اپنے ملن کی جو ایک طلب ہے، جو حدت ہے، جو شوقی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کی جو مجموعی کیفیت ہے سراج کی شاعری کی، وہ فراق کی تکلیف اور وصال کی تسکین سے مملو ہے۔ فراق کے ہاں سراج کے ہاں سراج اورنگ آبادی کے ہاں یہ دونوں پہلو، فراق کی جو آزار ہے، فراق میں جو اذیت اور آزار عاشق کو، شاعر کو لاحق ہوتا ہے، وہ پوری اثر انگیزی کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، اور اسی طرح وصال کی تسکین جس طرح سے شاعر کے بدن کو اور جسم و جاں کو اپنے لپیٹے میں لے لیتی ہے، اسی طرح یہ اپنے کاری کو لیتا ہے۔ سراج نے حقیقی طور پر اردو کو اقبال، میر تقی میر، میر درد، یہ سارے شعراء دیے کہ اگر آج ضرورت ہے کہ سراج اورنگ آبادی کی غزل کا مطالعہ اس حوالے سے کیا جائے کہ ان کے بعد کے شعراء نے کس طرح سے ان سے کسب فیض کیا، اور کس طرح آج کی جو ہماری غزل کی روایت ہے وہ سراج اورنگ آبادی کے اثر سے باہر نہیں نکل سکی۔ ہمارے ہاں جو ایک غلط فہمی پائی جاتی تھی روایتی شاعری کے معاملے میں کہ محض جو جذباتی شاعری ہے وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، اور شاعری میں جذبات کے ساتھ ساتھ عقلی دلیل اور استدلال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس بات کو آج سے 300 سال پہلے 1707 سے 1715 کے درمیان پیدا ہونے والے شاعر سراج اورنگ آبادی نے غلط ثابت کر دیا تھا۔ سراج کی شاعری میں خالص دل ہے، اور اس دل کی واردات کو وہ اس اعلیٰ طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ سننے والے پر اس کے اثرات کئی طرح سے دور رس ہیں۔ شعر دیکھیں، ہجر کی راتوں میں لازم ہے بیان زلف یار، ہجر کی راتوں میں لازم ہے بیان زلف یار، نیند تو جاتی رہی قصہ خوانی کیجیے، تم جلد اگر آؤ تو بہتر ہے وگرنہ، تم جلد اگر آؤ تو بہتر ہے وگرنہ، بےتاب ہوں میں کاش کہ اب آئے قیامت۔ اب یہ دیکھیے کہ آج بھی اردو غزل ان دونوں اشعار کی روایت سے آگے نہیں نکل سکی۔ آج بھی فراق پر موت کو ترجیح دی جاتی ہے، اور محبوب کے وصال کو چاند اور سورج اور ستاروں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یار جب پیش نظر ہوتا ہے دل میرا زیر و زبر ہوتا ہے۔ آج بھی یہ جو مطلع ہے، اس جیسے کتنے مطلع آپ کو کئی شعراء کے ہاں دکھائی دیں گے۔ یار جب پیش نظر ہوتا ہے دل میرا زیر و زبر ہوتا ہے، دن بدن اب لطف کرم ہم پہ کم ہونے لگا، دن بدن لطف کرم ہم پہ کم ہونے لگا، یا تو تھا ویسا کرم یا یہ ستم ہونے لگا، اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا،
उस फूल से चेहरे को जो कोई याद करेगा, हर आन में 100 चमन ईजाद करेगा। अब ये देखिए कि जो भी गजल आप इसकी देखते जाएं, जो भी शेर आप इसका देखते जाएं, उसमें जो नुदरत ज़बान है, जो लिसानियाती ढांचा है, वो आपको ऐसे महसूस होता है जैसे 20वीं सदी के शायर का हो। जैसे नासिर काज़मी के पीछे कोई आदमी खड़ा है, उससे पिछले ज़माने का आदमी है, और वो अपने जो दिल्ली कैफियात हैं, जो रुमानवी जज्बात हैं, उनका इजहार करता जा रहा है। एक और शेर देखिए, बंदगी में मुझे कबूल करो, बंदगी में मुझे कबूल करो, मैं तुम्हारा गुलाम होता हूँ। यार को बेहिजाब देखा हूँ, यार को बेहिजाब देखा हूँ, मैं समझता हूँ ख्वाब देखा हूँ। घटा, गम, अश्क, पानी, आह, बिजली। अब देखिए मीर का और मीर दर्द का जो अंदाज है वो कहाँ से इब्तदा पा रहा है। वो सिराज औरंगाबादी से इब्तदा पा रहा है कि घटा, गम, अश्क, पानी, आह, बिजली, बरसता है अजब बरसात तुम बिन, बरसता है अजब बरसात तुम बिन। इश्क है या बला कयामत है, इश्क है या बला कयामत है। एक जी पर हजार रुसवाई, एक जी पर हजार रुसवाई, जान जाता है अब तो आजा ही, हिजर की आग पर छिड़क पानी। यानी आप देखिए कि ये शायरी आज की शायरी है, इसका मौजू आज के आशिक का मौजू है, इसकी दिल्ली कैफियत आज की दुनिया में जिंदा रहने वाले फर्द की दिल्ली कैफियत है। इसके फिराक की हिद्दत और इसके विसाल की तस्कीनी उसी तरह के जुजियात से हमकिनार है जो जुजियात आज के फर्द को दरपेश है। यार की वज़े बेहिजाबी है, यार की वज़े बेहिजाबी है, शोक है, मस्त है, शराबी है। वो जुल्फे पुरशिकन लगती नहीं हाथ, वो जुल्फे पुरशिकन लगती नहीं हाथ, मुझे सारी परेशानी यही है। वो जुल्फे पुरशिकन लगती नहीं हाथ, मुझे सारी परेशानी यही है। तेरी आंखों में क्या बला लय है, तेरी आंखों में क्या बला लय है, होश खोने को नशा मैं है। अब ये रदीफ काफिया, ये मतलब मक्ता, ये जबान की सफाई, ये जो शायर का एक पूरा निजाम है, हैरान कुन हद तक जदीद है। दिल मेरा बेकरार होता है, दिल मेरा बेकरार होता है, बिस्मिल इंतजार होता है। क्या बयान है और किस तरीके से जो महबूब के रसाई के मौजूआत हैं, जो उसको अपने पास तक बुलाने के मौजूआत हैं, उसको रिझाने के मौजूआत हैं, वो किस खूबी से बयान किए जा रहे हैं कि राह खुद परस्ती अव्वल है। ये गाना का शेर याद आएगा आपको, राह खुद परस्ती अव्वल है, खुद परस्ती, राह खुदा परस्ती अव्वल है, खुद परस्ती, हीस्ती में नीस्ती है, नीस्ती में हस्ती, हस्ती में नीस्ती है, नीस्ती में हस्ती। दो रंगी खूब नहीं यक रंग हो जा, दो रंगी खूब नहीं यक रंग हो जा, सरापा मोम हो या संग हो जा। अब ये वो गुरेज का जमाना है जब सिराज जो जज्बाती बयानात हैं उनसे गुरेज पा होते हुए तसव्वुफ की तरफ झुकते हैं, और फिर उनके यहाँ तसव्वुफ के जो मौजूआत हैं वो भी उसी शिद्दत के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन हम आज सिराज को बतौर जो दक्कनी गजल के इमाम हैं, बुनियाद गुजार हैं और इंतहाई बड़े अजीम शायर हैं उसके तौर पर देखेंगे। एक और शेर देखें कि इश्क और अक्ल में हुई है शर्त, इश्क और अक्ल में हुई है शर्त, जीत और हार का तमाशा है। अब ये अक्ल अय्यार है, स्वभेस बदल लेती है। इकबाल को ये ख्याल बहुत पहले सिराज सुझा चुके थे कि इश्क और अक्ल में हुई है शर्त, ही जीत और हार का तमाशा है। और वो उसकी जो सिराज की मशहूर ज़माना गज़ल है उसके चंद अशार आपको सुनाकर मैं ख़त्म करूंगा कि खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, शह बेखुदी ने अता किया मुझे अब लिबास बरहनगी, शह बेखुदी ने अता किया मुझे अब लिबास बरहनगी। न खिरत की बखिया गरी रही, न जनू की पर्दा दरी रही, वो अजब घड़ी थी मैं जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खा इश्क का, वो अजब घड़ी थी मैं जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खा इश्क का, कि किताब अक्ल की ताक पर जो धरी थी यूं ही धरी रही, कि या खाक आतिश इश्क ने दिल बेनवाए सराज को
न खतर रहा न हजर रहा न मगर एक बेखतरी रही। अब ये वो मरकजी नुक्ता है जो आने वाले जमानों को कई तरह की उर्दू गजल के रंग देता है, जायके देता है, मिठासें देता है। सिराज बैक वक्त उर्दू की जो आने वाली गजल है उसके रोमानवी मौज़ूआत का चुनाव भी करते हैं और उसकी सूफियाना जो मौज़ूआत है और सूफियाना बुलंदियां हैं उनकी हदूद का तयन भी करते हैं। उर्दू गजल के शुमाली रंग हो या जनूबी रंग, दक्कन का मामला हो या गोलकंड और बेजापुर का, कुली कुतुब शाह से इब्तदा की जाए या मसूद साद सलमान से, अमीर खुसरो के लफ्जों को बुनियाद बनाया जाए या मसनवी कुदम राव पदम राव से उर्दू के किसी ढांचे की तश्कील को वजह किया जाए। ये हकीकत है कि दक्कनी शायरी के दो नाम वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी ही इसके तमाम तर रास्तों को मुतय्यन कर देते हैं। और इनमें भी वली के यहाँ आला अदब की वो खसूसियात नहीं है जो खसूसियात सिराज औरंगाबादी के यहाँ है। और सिराज औरंगाबादी की गजल बिलाशुबा इतनी ताकतवर गजल है कि आने वाले जमानों में भी इसका शोर बहुत बुलंद तौर पर सुनाई देगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।